हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 17th chapter in SST. The name of this chapter is Life in Villages and Towns. In this chapter, we are discussed about irrigation, the next step to increase production, who lived in the villages, resources to find out about villages and cities, and crafts and craft persons. So let's start. कोई भी राजा या शहर बिना जो आपके विलेजर्स जो होते हैं या विलेज होते हैं उनके बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर प्रॉस्पर या समृद्ध नहीं हो सकते हैं। राजा को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है अपनी आर्मीज़ के लिए, अपने महल के लिए, फोर्ट जो किले होते हैं उनके लिए, और इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है? टैक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। और वो टैक्स उन्हें जो कर होता है वो उन्हें कहाँ से मिलता है? वो फार्मर्स या किसानों से मिलता है। और किसान इस टैक्स को पूरा करने के लिए जो उनकी खेती बाड़ी होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके प्रोडक्शन को आगे लेकर जाते हैं। इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आयरन प्लग शेयर को हमें बढ़ाना पड़ता। आयरन प्लग शेयर हेल्पफुल होता है। प्लग शेयर किसे कहते हैं? द मेन कटिंग फ्लेट ऑफ ए प्लग बिहाइंड द कल्टर। जो आपका मेन कटिंग जो होती है, जैसे यहाँ सिक्कल और टोंग्स को देख रहे हो, तो सिक्कल का जो मेन कटिंग है वही आपका प्लग शेयर होता है। आयरन का यूज़ जो है लगभग 3000 साल पहले हो चुका था, और इसके जो एविडेंस मिले हैं वो हमें 2500 साल पहले मिले थे। इन एविडेंस में फॉरेस्ट को साफ करने के लिए जो एक्सेस यूज़ की जाती हैं वो और प्लग शेयर्स शामिल हैं। इरिगेशन द नेक्स्ट स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इट मीन्स सिंचाई उत्पादन बढ़ाने के लिए अगला कदम। फसलों को पर्याप्त समय पर पानी की आवश्यकता होती है, और हमारी इंडिया में जो रेन है वो रेगुलर नहीं है। वो कभी किसी टाइम पर होती है तो कभी किसी टाइम पर होती है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी रेगुलर नहीं है। इस तरीके से जो वाटर की अदर सप्लाईज थी उनको किसी न किसी रूप से अरेंज किया गया। उस समय के राजाओं ने इरिगेशन वर्क के लिए कैनल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स और वेल्स के वर्क के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी उन्होंने प्रोवाइड कराया। हु लिव्ड इन द विलेज मीन्स गाँव में उस समय कौन रहते थे? उस समय मोस्टली 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर पीपल्स गाँव में रहते थे। इन द तमिल रीजन ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, यहाँ 3 टाइप्स के विलेजर्स पाए जाते थे। द फर्स्ट वन इज़ लार्ज लैंड ओनर्स, जिन्हें तमिल में बेलालर कहा जाता है, एंड सेकेंड इज़ ऑर्डनरी प्लेकमैन, जिन्हें उजावर कहते हैं, एंड थर्ड इज़ लैंडलेस लेबर, जिन्हें कादिशियार कहा जाता है, जिनमें स्लेव्स जो होते हैं वो शामिल हैं। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, द फर्स्ट वन इज़ विलेज हेडमैन, जिसे ग्राम भोज का कहा जाता है या ग्राम प्रधान भी कहते हैं। ये जो पोस्ट है उनकी वंशानुगत होती है, और इसमें ये सबसे बड़े लैंड ओनर होते हैं। जनरली इनके पास स्लैब्स और हार्ड वर्कर्स होते हैं जिनसे ये खेतीबाड़ी करवाते हैं। इन्हें किंग्स और जो टैक्स कलेक्टर या जज जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। सेकेंड इज़ इंडिपेंडेंट फार्मर, ये मोस्टली स्मॉलर लैंड ओनर्स होते हैं जिन्हें गृहपति कहते हैं। एंड द थर्ड इज़ लैंडलेस लेबरर, जिसमें मैन और वुमेन दोनों शामिल होते हैं, जिन्हें कर्मकारक कहा जाता है। इनमें स्लैब्स जो दास होते हैं वो आते हैं। ज़्यादातर गाँव में इन फार्मर्स के अलावा कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी रहते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर और वेबर। ये सभी जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो वेरियस नीड्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। रिसोर्सेज टू फाइंड आउट अबाउट विलेज एंड सिटीज़। विलेज और सिटीज़ को फाइंड आउट करने में जिन रिसोर्सेज का से पता चलता है उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ पोएम्स। कुछ अर्लीस्ट वर्क को तमिल में संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 2300 साल पहले कंपोज हुई थी। संगम शब्द का अर्थ होता है असेंबली में सभा। इसमें जो तमिल पोइट्स थे उन्होंने भाग लिया था। इनमें 3 सभाएं सक्सेसफुल हुई थी, जिसमें जो लास्ट असेंबली थी वो मदुरई में हुई थी। पहले जो 2 संगम हुए थे उन 2 संगम का जो वर्क था वो लॉस्ट हो गया था। ओवर 2000 जो पोएम्स थी तमिल की वो 3rd असेंबली में मदुरई में आपकी कंप्लीट हुई थी, जिन्हें 8th बुक्स या इथोथोगई के नाम से जाना जाता है, जिन्हें संगम लिटरेचर भी कहते हैं। इन टेक्स्ट को संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पोएट्स कंपोज्ड हुई थी उस समय वो इसी संगम में कंप्लीट हुई थी, और जो पोएट एकत्रित हुए थे उन्हीं ने इन्हें कंप्लीट किया था।
इन कविताओं से हमें उस समय के तमिल सोसाइटी के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। जातक स्टोरीज बुद्धिस्ट लिटरेचर का ही एक हिस्सा है। इन स्टोरियों को बिहारों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया था। ये कहानियाँ उस समय के दोनों विलेज और गांव के लोगों के जीवन और मान्यताओं के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं। स्कल्पचर मीन्स मूर्तिकला। मूर्तिकारों ने टाउन, विलेज और फॉरेस्ट में लोगों के जीवन को दर्शाते पत्थरों पर कई तरीके से नक्काशी की है। इन मूर्तियों को रेलिंग, पिलर्स और बिल्डिंग के गेटवे के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्तूप्स। इन बिल्डिंग्स को कई लोगों ने विजिट भी किया है। जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में सांची के स्तूप को देख रहे हो, जो मध्य प्रदेश में है, जो सिटी के एक सीन को शो कर रहा है। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व। एक के ऊपर एक अरेंज्ड मिट्टी के जो बर्तन या सिरेमिक रिंग्स हैं वो कई शहरों में पाई गई हैं। इन रिंग बेल्स का यूज़ टॉयलेट्स, ड्रेन्स और गार्बेज ड्रम्स के रूप में किया जाता था। यह इस एविडेंस से स्पष्ट है कि ये रिंग बेल्स इंडिविजुअल हाउसेस में पाए गए हैं। वुड, मड ब्रिक और थैच मीन्स जो फूस होता है, फूस से बने घर इस लॉन्ग पीरियड तक नहीं बच सकते थे। कभी कभी जो बैक्ड ब्रिक्स होती हैं वो भी नहीं बचती हैं। यही रीज़न है कि शायद ही हमारे पास किसी पैलेस, मार्केट या ऑर्डिनरी पीपल्स के घर हों। हाउएवर वी हैव अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, चाणक्य एक्सेट्रा। ट्रैवलर्स अकाउंट्स। एक अननोन ग्रीक सेलर ने उन सभी फोर्ट्स को डिस्क्राइब किया है जो उसने देखे थे। वे भरूच भी गए थे, जिसे ग्रीक्स ने बेरी गजा के नाम से पुकारा था। कॉइन्स मीन्स सिक्के। अर्लीस्ट कॉइन्स सिल्वर या ब्रॉन्ज मीन्स चांदी या जो तांबा होता है उसके इर्रेगुलर शेप के फ्लैट पीसेस थे। उनके पास इंस्क्रिप्शन नहीं थे, लेकिन कई पंच मार्क्स थे। ये उन राजाओं के प्रतीक हो सकते हैं जिन्होंने सिक्कों का खनन माइंड किया था। इसलिए सबसे पुराने सिक्के पंच मार्क्ड थे। उन्हें यह नाम दिया गया है क्योंकि डिज़ाइंस मेटल जैसे सिल्वर और कॉपर पर पंच्ड की गई थी। ये शुरुआती सिक्के लगभग 500 वर्षों तक यूज़ में थे। यहाँ आप इस पिक्चर में ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स देख रहे हैं दोनों साइड से, ये वही कॉइन्स हैं। सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस। केस स्टडी ऑफ मदुरई। मदुरई की केस स्टडी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। एक सिंगल सिटी ट्रेड, क्राफ्ट, रिलीजियस एक्टिविटीज़ और पॉलिटिक्स का सेंटर हो सकती है। द सिटी ऑफ मदुरई इज़ सच एन एग्जाम्पल। लगभग 2500 ईयर्स से अधिक मदुरई एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था। एंशियंट पीरियड में मदुरई जंक्शन पर स्थित एक ट्रेड सेंटर भी था। मदुरई जंक्शन of two major routes of travels and trade, one from the northwest to the east and the other from the north to the south. These were important caravan routes. मदुरई भी एक ऐसा सेंटर था जहां 2000 ईयर्स पहले बेहद शानदार मूर्ति कला का निर्माण किया गया था। मूर्ति कला और पत्थर की नक्काशी स्टाइल्स को मदुरई स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है। इन मूर्तियों का मुख्य जो विषय था वो भगवान बुद्ध की लाइफ से इंस्पायर्ड था। मदुरई भी एक रिलीजियस सेंटर था। यहाँ बौद्ध मठ और जैन सीरेंस भी थे। लगभग 2000 ईयर्स पहले मदुरई कुषाण्स की सेकंड कैपिटल बनी। मदुरई में स्टोन स्लैब्स और स्टैचूज में इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे। ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन टू मोनेस्ट्रीज एंड सीरीन्स को दिए गए गिफ्ट के रिकॉर्ड हो सकते हैं। वेरियस इंस्क्रिप्शंस में गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेबर, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स और परफ्यूमर्स को मेंशन किया गया है। याद रहे कि हड़प्पन सिटीज़ में भी ब्लैक स्मिथ के ऑक्यूपेशन का चलन नहीं था। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स मीन्स शिल्प और शिल्पकला। क्राफ्ट के कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं। इनमें एक्सट्रीमली फाइन पोट्री भी इंक्लूड है, जिसे नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बियर के नाम से जाना जाता है। यह नॉर्थन इंडिया में गैंगटिक प्लेन्स की अर्बन सिटीज़ की विशेषता है। यह आयरन को स्मेल्ट करने में हाई टेम्परेचर फायरिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। पोट्री यूजली ब्लैक कलर में होती है और उसमें शाइनिंग भी होती है।
However, archaeological evidence for many crafts like wood, cloth have not survived. लेकिन कुछ टेक्स्ट से हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई जो है वो फेमस क्लॉथ वेविंग सेंटर थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग सील्स मीन्स मोहरों का यूज़ करते थे जो जनरली ट्रेड गिल्ड से बिलोंग करते हैं। These early guilds were a kind of associations of merchants, craft persons and others. अब मथुरा में कई क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स ने एसोसिएशन फॉर्म्स किए हैं जिन्हें श्रेणीज के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणीज में क्राफ्ट पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, रॉ मटेरियल्स खरीदा जाता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तब श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ने ट्रेड को ऑर्गेनाइज्ड किया। श्रेणीज ने बैंक्स में भी शब्द किया जहां रिच पीपल्स मनी डिपॉजिट करते थे। ट्रस्ट पेड किया गया जिसका वन पार्ट जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए जैसे मोनास्ट्रीज वगैरह को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अर्थशास्त्र स्पिनिंग एंड वेविंग रूल्स को डिस्क्राइब्स करते हैं। डिफरेंट काइंड्स की वुमेन को प्रोसेसिंग के लिए वुल, कॉटन, हेम्प और फ्लैक्स दिया गया जैसे स्पिनिंग एंड वेविंग। केस स्टडी अरिकमेडू। अरिकमेडू पुडुचेरी के ईस्ट कोस्ट में स्थित है। Between 2200 and 1900 years ago, Arikmedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. यह ज़्यादातर रोमन एम्पायर में जो अदर कंट्री से मेडिटेरियन रीजन में ट्रेड करता था। इन ट्रेड ऑफ आइटम्स में वाइन्स एंड ऑयल्स फिल्ड इन डबल हैंडल जार्स जिसे एम्फोर के नाम से जाना जाता है, रेड ग्लेज पोट्री जिसे एरिटिन के नाम से जाना जाता है के नाम पर इटली का शहर भी है को इंक्लूड किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स एंड कॉइन्स ये भी वहाँ उस साइट पर पाए गए थे। अदर फाइंडिंग्स में स्मॉल टैंक्स जिन्हें प्रोबेबली कपड़ों की रंगाई के लिए यूज़ किया जाता है वो भी इंक्लूड हैं। अदर एविडेंस शोज द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम द सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। मेड पोट्री और रोमन डिज़ाइंस के भी फाउंड किए गए हैं। सेवरल पीसेस ऑफ ए पोट्री जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस हैं जिनका यूज़ तमिल लिखने में किया जाता था। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने उस टाइम की विलेज और टाउन लाइफ के बारे में स्टडी किया। ऐसे ही आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।